राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि आपने सुना था, पृथ्वीराज चौहान के जमाने में क्या हुआ और मुगल शासक के द्वारा क्या अत्याचार की गई। आज लोग बड़े बड़े साइंस और वैज्ञानिक बन रहे हैं, और देखिए चंद्रबरदाई कितने इंटेलिजेंट थे, कितने वैज्ञानिक बड़े रहे होंगे कि वो बैठे बैठे बिना इंची टेप के, बिना फीट के, बिना कुछ के, बैठे बैठे आंखों से नाप लिए कि 4 बांस 24 गज ऊंचा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। हाथों से उन्होंने यहां तक नाप लिया, अंगुल तक ले उसने नाप लिया। देखिए कितना इंटेलिजेंट थे। तो मंत्री और मित्र ऐसा होना चाहिए। यदि आपका मित्र आपसे छोट है, आपका भाई आपसे छोट है, आपका सलाहकार आपसे छोट है और आपको सलाह अच्छी देता है, तो उसे ये मत समझो कि हमसे बड़ बन रहा है। नहीं, बड़ नहीं बन रहा, आपको सलाह अच्छा दे रहा है, उसके बात पर विचार करो। और कभी भी मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाना, अपना सलाहकार ऐसे व्यक्ति को बनाना जो सत्य बोलने से ना डरता हो, वो सत्य बोलने से ना डरता हो। नहीं तो आपके मुंह पर आपके जैसा तो बातें कर ही देगा डर से, लेकिन आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो मित्र और सलाहकार वैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो हमेशा सत्य बोलता हो और सत्य बोलने से ना डरता हो, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होती है, सत्य हमेशा कड़वा होती है। सत्य शब्द लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जब परिणाम आती है तो बाद में याद आती है। इसलिए सुनिएगा, कितने इंटेलिजेंट थे चंद्रबरदाई जी। चंद्रबरदाई जी कितने इंटेलिजेंट थे। मोहम्मद गौरी आंखें फोड़ दी थी पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण के बड़े अच्छे जानकार थे। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि इस घंटे पर मैं 1 घंटा का आवाज दूंगा, वहां यदि आपका बाण लग गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप योद्धा हैं। और चंद्रबरदाई जी उनके प्रधानमंत्री थे, मतलब मेन मंत्री थे, मेन सलाहकार थे, मेन सलाहकार थे पृथ्वीराज चौहान के। तो आंखें फूट गई थी, लेकिन चंद्रबरदाई जी की आंखें थी तो उतना ऊंचा बैठ गया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण,
उतने ऊंचे पर बैठ गया मोहम्मद गौरी और वहां से ठहाका लगा रहा है। और चंद्रबरदाई जी बैठे बैठे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अंदाज लगा दिया कि इतने ऊपर से शब्द आ रहा है, ऐसा बाण मारो कि मोहम्मद गौरी समाप्त हो जाए। तो चंद्रबरदाई जी ने बता रहे हैं शब्द से, क्योंकि उस शब्द सुनकर शब्दवेदी बाण का बड़े अच्छे ज्ञानी थे, बड़े जानकार थे। तो शब्द को सुनकर आप बाण मार दीजिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। देखो जरा गणित, अंगुल तक नाप लिया अपनी आंखें से कि अंगुल अष्ट। देखिए 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब जमीन से इतने ऊपर सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठा है। बाण उस दिशा में चलाओ, देखो अपने दुश्मन को परास्त करो। मरना तो है ही, मरना तो है ही, पर यूं ही नहीं मरेंगे, दुश्मन को मार करके मरेंगे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बाण मारो उसके आदेश पर, उसी दिशा में यहाँ पे जाकर घुसा बाण, मतलब गर्दन जो होता है ना घेट, यहां से नीचे से घुसा बाण गर्दन कंठ पर घुसकर, क्योंकि कंठ से आवाज निकली थी, वो ठहाका लगा रहा था ना, तो कंठ से आवाज निकली थी। तो कंठ से बाण घुसा, कंठ से आवाज निकल रही थी, हंस रहा था मोहम्मद गौरी। यहां से बाण घुसा, मर गया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मारा और अपनी खंजर मार के दुश्मन के हाथों नहीं मरेंगे, हम अपने हाथों मरेंगे। दोनों ने अपने शरीर छोड़ दिया, दोनों ने अपने शरीर से छोड़ दिया। एक उसके गर्दन पे तलवार रखा, एक अपने पर, और उसको उसने मारकर, पर दुश्मन को हाथों नहीं मारा, लो अपना शरीर छोड़ दिया। ये भारत की गाथा है। अर्थ क्या निकला कि मैं आपको केवल ये समझा रही हूं कि उस जमाने में नशा था। आज जो नशा श्रेय लेता है कि मैंने ये किया, हमने वो किया, अरे तुमने जो किया है तुमसे पहले हो चुका है। विडंबनाएं रही है कि भारत के लोगों ने गाना नहीं गाया, भारत के लोगों ने गाना नहीं गाया, भारत के लोगों ने गाना नहीं जानता कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ये गाना कभी भारत के लोगों ने नहीं गाया। वो दिया हमने तो दुनिया को पढ़ाना सिखा दिया, हमने दिया था। आर्यभट्ट ने 0 दिया, आर्यभट्ट ने 0 दिया है ना, दशमलव दिया है ना। 0 ना दिया होता तो दुनिया क्या पढ़ती, दुनिया क्या पढ़ती। आगे भारत के उपलब्धि है, गिना रही हूं इन लोगों को जो लोग कहते हैं कि हमारे भारत में क्या रखा है। अपने ही देश में जन्म लेकर अपने ही देश की शिकायत करते हैं ना, उन लोगों को मैं गिना रही हूं कि हमारे भारत के ऋषि मुनि, हमारे भारत के पूर्वज ऐसे थे। आप लोग कहते हैं ना कि भारत में कुछ नहीं है, अरे अमेरिका में अच्छा है। अरे पागल, अमेरिका की 4 रोटी खाए तो तुम बात वहां के करने लग गए। हमारे भारत जैसा कुछ नहीं है, हमारे भारत जैसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया को ये जानना चाहिए कि भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। दुनिया को सिखाने को, दुनिया को सिखाने कोई वाला कोई था, कोई है, कोई रहेगा, तो केवल हम अर्थात भारत के लोग। इसलिए अपनी मिट्टी से प्रेम करो, प्यार करो, सीखो भारतवासियों कि हमारे भारत कितने प्रधान देश थे। अपनी मिट्टी से प्यार करो, अपनी माँ से प्यार, अपने भारत
माँ से प्यार करो। राम अयोध्या से गए ना तो अपनी मिट्टी लेकर गए थे। अयोध्या के मिट्टी से प्यार करो। अयोध्या के मिट्टी भगवान इसलिए वन में लेकर गए थे ताकि मैं इस मिट्टी को प्रतिदिन तिलक तो कर सकूं। इसलिए हमें भी अपनी भारत की मिट्टी से प्रेम करना चाहिए। ये मेरी भारत की जो मिट्टी है ना, ऐसी मिट्टी दुनिया में कहीं नहीं है। ये गंगा और यमुना की मिट्टी है। ये ऋषि मुनियों के चरणों की धूल है। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान या भगवान के भक्त के चरण ना पड़े हो। जिस घर में आज आप रहते हो, हजारों साल पहले उस मिट्टी पर, उस धरती पर क्या पता भगवान के चरण गए होंगे या भगवान के भक्तों के। हो सकता है किसी महापुरुष ने चरण रखे हो। इसलिए देखिए, अब मैं भागवत जी का वो प्रसंग सुना रही हूँ जिसमें समय की बारीकी से गणना की गई है। जब जिसने घड़ी बनाया है ना, वो पहले भागवत जी को पढ़ा होगा, तब जाके घड़ी का आविष्कार किया होगा। इसलिए कहती हूँ कि यदि भागवत जी को, हमारे शास्त्रों को हमारे युवा साथी पढ़े होते तो बड़े बड़े आविष्कर्ता वही बनते और सारे चीजों की आविष्कार हमारे भारत में होती। क्योंकि हमारे ग्रंथों पे, हमारे वेदों पे रिसर्च तो अमेरिका वाले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वहाँ भी हमारे शास्त्रों पर, हमारे वेदों पर रिसर्च चल रही है और रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हमारे भारत में कुछ है नहीं, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में क्या रखा है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये निवेदन करूंगी कि आप सभी पढ़ नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम सुन तो लीजिए। सुनिए अपनी भारत की गाथाओं को। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसा देश में अवतार लिए हैं। उससे भी अच्छा, ज्यादा भाग्यशाली है कि हम अपने सनातन धर्म में हम जन्म लिए। इससे बड़ा भाग्य कुछ और नहीं हो सकता है। तो आज मैं समय की गणना बारीकी से बताऊंगी। हमारे भारत के आज जो हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, वो भागवत का तिरस्कार करते हैं, गीता की अपेक्षा करते हैं, रामचरितमानस की तिरस्कार करते हैं। तो तिरस्कार करोगे तो क्या होगा? काश आप लोग ने भागवत जी का अध्ययन किया होता, काश गीता का अध्ययन किया होता, काश रामायण पढ़े होते, इस पर रिसर्च की होती, तो आज दुनिया में अमेरिका और जापान बहुत बड़े रिसर्च सेंटर वहाँ ना होते, बल्कि आज भारत रिसर्च सेंटर होते। रिसर्च करके दुनिया को रास्ता बता रहा होता। कौन? भारत। लेकिन आपने तो उन ग्रंथों का अपमान और अवहेलना की जिनमें ये देखो लिखा है। अब मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको, सुनिएगा। साइंस भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में, लेकिन यदि आपके घर में भोजन तैयार है, सब किचन में तैयार है, लेकिन तैयार होने से तो आपकी भूख मिटेगी नहीं। आपको भूख लगी है तो आपको खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। यदि आपके सामने भी कोई भोजन निकाल कर परोस कर रख दिया है तो आपको भूख मिटाने के लिए, अपनी पेट भरने के लिए उस भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। अपनी हाथों से, चम्मच से उठाकर खाना पड़ेगा ही। इसलिए भागवत जी को पढ़ोगे तब रिसर्च सेंटर हमारे भारत में होता, बड़े बड़े आविष्कार करता हमारे भारत के लोग होते ना, लेकिन वो काज अमेरिका वाले कर रहे हैं, जबकि हमारे भारत की चीज है।
तो सुनिएगा ध्यान से, 2 परमाणु को मिलने से एक अणु बनता है। ये साइंस नहीं है क्या? ये साइंस नहीं है? 2 परमाणु को मिलने से एक अणु बनता है। देखो ये पूरी साइंस की बात है, ये पढ़ाई जाती है, ये साइंस की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। ये भागवत जी में तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की 5वें श्लोक की बात है। भागवत जी में तृतीय अध्याय, तृतीय स्कंद, ध्यान से सुनिएगा, तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की 5वें श्लोक की बात कर रही हूं कि 2 परमाणु को मिलने से एक अणु बनता है। ये साइंस नहीं है। आपसे 2 परमाणुओं को मिलाकर एक अणु होता है और 3 अणुओं को मिलने से एक त्रिश्रेणु बनता है, जो झरोखे से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखता है। जब आप जाड़े के दिन में धूप में बैठते हैं तो जो आपकी खिड़की होती है, उस खिड़की से जो प्रकाश आती है उसमें आप देखिएगा बारीकी से धूल कण जैसे दिखता है ना, वही इसमें लिखा है। अरे राम राम, जानते हैं? देखिए ये कहीं अलग की बात नहीं है, सब हम आप सभी अपने भागवत जी को खोलिए और जाकर इसको देखिए कि तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की 5वें श्लोक की ये बात है, आपको मिल जाएगी, विश्वास हो जाएगा। मैं आपको समझा दूं, आपने कभी गौर किया होगा, जब कभी आप लोग धूप में बैठते हैं ना, तो आपने कभी देखा आकाश में ऐसे ऊपर करके कुछ उड़ता सा दिखता है? दिखता है? आप लोगों को कुछ दिखता होगा ना? हाँ या ना अवश्य जवाब दीजिएगा। मैंने देखा है, ऐसा लगता है कुछ उड़ता है, यहाँ तक जाएगा फिर खत्म, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखो उस चीज को कौन देखता है? विस्तार से कौन देखता है? मशीन देखता है। वैज्ञानिकों के पास, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, उसे कौन देखता है? माइक्रोसॉफ्ट देखता है। ये वैज्ञानिकों के पास होता है। माइक्रोसॉफ्ट से उस चीज को देखा जाता है। साइंस देखता है ना, आकाश में उड़ते हुए वे परमाणु है, त्रिश्रेणु बोलते हैं उसको। देखिए उनकी बातें यहाँ पर लिखी हुई है भागवत जी में कि उनको देखा जाता है। अब उसके आगे ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितनी देर लगता है? ये साइंस ही तो है। ये साइंस बता रहे हैं हम आप सभी को। आप लोगों ने, हम लोगों ने ये सब स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ाया गया है। सूर्य के प्रकाश को यहाँ पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? जब तक मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग 8 मिनट। हो सकता है मेरा यदि अंदाज गलत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे थोड़ा सा गड़बड़ होती है, लेकिन नहीं, लगभग 8 मिनट ही लगता है पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में। प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। जो समय की गणना आज साइंस बता रहा है, वही समय की गणना हजारों साल पहले हमारे भागवत जी में लिखी गई है। हजारों साल पहले हमारे भागवत जी में लिखी गई है ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनियों के द्वारा ये मैं वही आपको सुना रही हूँ।
ये भागवत जी का प्रसंग है, पर ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये कठिन है, साइंस इसे जुड़ा है, इसलिए सब कोई इसे डील नहीं कर पाते। डील मतलब ज़्यादा परिभाषित नहीं कर पाते, थोड़ा सा सूक्ष्म भाषा में सुना देते हैं, इसलिए इसको कोई आप लोगों को सुनाता नहीं है। पर ये दास आपको सुनाएंगी। त्रुटि कहते हैं, इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है, 3 वेद का एक लव होता है, और 3 लव का एक निमेष होता है। निमेष मात्र कहते हैं ना कि राम और कृष्ण में निमेष मात्र अंतर नहीं है, तो कितने लव का निमेष होता है? 3 लव का एक निमेष होता है। अब ये बातें आ गई मिनट पर, है ना। 3 निमेष को 1 क्षण कहते हैं, 3 निमेष को क्या कहते हैं? 1 क्षण, है ना। क्षण भर रुक जाओ, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे फलानवा क्षण भर रुक जाओ ना, हम भी आते हैं, चाहिए करते हैं। तो कितने निमेष को कहते हैं? 3 निमेष को 1 क्षण कहते हैं। तो क्षण कितना बड़ा होता है? ये क्षण जो होता है, एक इसका भी एक पैरामीटर है कि कितने मिनट का एक क्षण होता है ना। ये पुरानी परिभाषा है, पुरानी भाषा है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि पहले के ज़माने में बांस चलता था, इतना बांस, इतना गज शेर चलता था, वैसे ही ये पुरानी भाषा है। परंतु इसी भाषा के आधार पे ही घड़ी का आविष्कार हुआ है। हमने पहले भी ये बताया है कि कोश इत्यादि ये पुरानी भाषाएं हैं। 5 क्षण की एक कष्टा होती है, ये तो आता है। 5 क्षण की एक कष्टा होती है, 15 कष्टा की एक लघु होता है, 15 कष्टा की एक लघु होता है, और 15 लघु के एक नारिका होती है, जिसे डंडा कहा जाता है। 2 नारिका का एक मुहूर्त होता है। देखिए मुहूर्त की गणना लोग कहते हैं ना कि एक ही मुहूर्त में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त इत्यादि मुहूर्त है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार एक रात्रि 2 संधियों की 2 मुहूर्त छोड़कर है, या 7 नारी का एक प्रहर होता है। रात्रि को लोग कहते हैं ना कौन सा प्रहर चल रहा है, कौन सा प्रहर चल रहा है, ये सब पुरानी भाषा है। इस पर रिसर्च की जाती तो आप सभी आविष्कार कर सकते, ठीक है। फिर एक पहर होता है, उसे याम भी कहते हैं, एक पहर को याम भी कहते हैं। मनुष्य के दिन का चौथा भाग हमारे एक दिन कितना होता है? देखो अब ये हिसाब यहाँ से निकलेगा, हमारा 12 घंटे का दिन होता है। कितने घंटे का दिन होता है? 12 घंटे का। अब 12 घंटे को 4 भागों में डिवाइड करिए, कितना हुआ? 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 हुआ ना। 12 के 4 भाग करेंगे, 3 भाग बचेगा, गणित ठीक है। अब देखो तो 3 घंटे को यहाँ पर प्रहर कहते हैं, है ना। 3 घंटे को एक प्रहर कहते हैं। ये लिखा है प्रहर होता है, याम कहलाता है। जो ये हमारे साइंस के स्टूडेंट है मानते नहीं है, साइंस भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में, इस पर रिसर्च करो और आविष्कारता बनो। क्यों अमेरिका जापान के पीछे पड़े हो? कहाँ से करते हैं? जाकर देखिए, वहाँ श्रीमद् गीता पर, श्रीमद् भागवत पर रिसर्च चल रही है। दिन रात का चौथा भाग होता है। अब देखिए प्रहर की गणना यहाँ से निकल रही है। आप लोग बड़ी
बड़े आसानी से जो टाइम देख लेते हैं ना, हमारे पूर्वज इतने आसानी से टाइम नहीं देख पाते थे। घड़ी बड़ी, तो अभी देखो ये पहले का समय, अब यहाँ देखना है साइंस। साइंस, अब मैं एक बात कहूँ, जो हाँ साइंस है, साइंस से ऊपर है हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, पर हम अपने शास्त्र और वेद पुराणों को महत्व नहीं देते और हम उसके अवहेलना करने वाले हैं। इसलिए विनती है, निवेदन है हमारे युवा भाई बहनों से कि शास्त्रों को सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए। सुनोगे पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। ये समुद्र है, ये सागर है। सागर का जब, समुद्र का जब जब भी मंथन होगा उसमें से कुछ निकल रहा है। आज भी पेट्रोल तो वहीं से निकल रहा है ना, उसी प्रकार